गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने आपसे अनिवार्य पोषक तत्वों के आधार पर अनिवार्य पोषक तत्वों को दो श्रेणियों में बांटा था। सबसे पहला आपको बांटा गया था वृहत पोषक तत्व और दूसरा था हमारा सूक्ष्म पोषक तत्व। वृहत पोषक तत्वों को गुरु पोषक तत्व, दीर्घ पोषक तत्व या प्रधान पोषक तत्व कहा जाता है, जिसकी परिभाषा हमने आपको बताई थी वृहत पोषक तत्वों की कि ऐसे तत्व जो पौधे के ऐसे पोषक तत्व जो पौधे के 1 ग्राम शुष्क भार ऐसे तत्व जो पौधे के 1 ग्राम शुष्क भार के 1 से लेकर 10 मिलीग्राम मात्रा में पाए जाते हैं, उन्हें वृहत पोषक तत्व कहा जाता है। ऐसे तत्व जो पौधे के 1 ग्राम शुष्क भार में 1 से लेकर के 10 मिलीग्राम मात्रा में पाए जाते हैं, उन्हें वृहत पोषक तत्व कहा जाता है। वृहत पोषक तत्वों की संख्या मैंने आपको कितने बताई? 9 बताई, ठीक है। और मैंने आपको बताया इन्हें 2 समूहों में बांटा गया। वृहत पोषक तत्वों को कितने समूहों में बांटा गया है? 2 समूहों के अंदर बांटा गया है। भाई अनिवार्य पोषक तत्व हैं, अनिवार्य पोषक तत्व हैं, उनकी संख्या टोटल मैंने आपको बताई थी कितनी होती है? 17 होती है। और अनिवार्य पोषक तत्व जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होते हैं वृहत पोषक तत्व और दूसरे होते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व, ठीक है। वृहत पोषक तत्व ऐसे तत्व मैंने आपको बताया, ऐसे तत्व जो पौधे के 1 ग्राम शुष्क भार में 1 से 10 मिलीग्राम मात्रा में पाए जाते हैं, उन्हें वृहत पोषक तत्व कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 9 होती है। इन्हें 2 समूह में बांटा गया है। एक होते हैं प्राथमिक वृहत पोषक तत्व और दूसरे होते हैं द्वितीयक वृहत पोषक तत्व। प्राथमिक वृहत पोषक तत्वों में आते हैं एनपीके। कौन से आते हैं? एनपीके आते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। मृदा में इनकी क्या होती है? कमी होती है। मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की क्या होती है? कमी होती है। इनकी उपयोगिता के कारण, इन तीनों तत्वों की उपयोगिता के कारण इन्हें कौन से तत्व कहा जाता है? इन तीनों तत्वों को क्रांतिक तत्व भी या क्रिटिकल एलिमेंट भी इन्हें कहा जाता है। कौन से तत्व कहा जाता है? क्रांतिक तत्व, या इन्हें क्रिटिकल एलिमेंट भी इन्हें क्या है? कहा जाता है। देखो इन तीनों तत्वों का जो मुख्य स्रोत होता है वो रासायनिक उर्वरक होता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का मुख्य स्रोत क्या होता है? रासायनिक उर्वरक होता है। और खासतौर से यूरिया जो खाद होता है वो इनका क्या होता है? प्रमुख क्या होता है? स्रोत होता है। देखिए द्वितीयक वृहत पोषक तत्वों में आते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। ये कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर जो होते हैं वो द्वितीयक वृहत पोषक तत्व होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे हमने आपसे बात की थी सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व या सूक्ष्म पोषक तत्व। ऐसे अनिवार्य पोषक तत्व या ऐसे अनिवार्य तत्व, ठीक है, जो पौधे के 1 ग्राम शुष्क भार में 1 मिलीग्राम मात्रा से कम पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है। सूक्ष्म पोषक तत्वों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। मैंने आपको बताया बोरान, कॉपर, क्लोराइड, ठीक है, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, Fe, निकेल, जिंक, ठीक है। ये देखिए 3 और 3 6 और 2 8, इस तरीके से ये 8 तत्व मैंने आपको कौन से बताए थे? सूक्ष्म पोषक तत्वों के नाम बताए थे। उसके पश्चात हमने आपको बताया था कि अनिवार्य पोषक तत्वों को कार्य के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। पहला था संरचनात्मक तत्व या रचनात्मक तत्व। दूसरा मैंने बताया ऊर्जा से संबंधित तत्व। तीसरा मैंने आपको बताया था एंजाइम सक्रियक, ठीक है।
और चौथा जो प्रकार मैंने आपको बताया वो ये बताया था, अनिवार्य तत्व जो कोशिका के परासरणी विभव को क्या करते हैं, परिवर्तित करते हैं, परासरणी विभव को बदल देते हैं, उसमें परिवर्तन कर देते हैं, जैसे पोटेशियम और क्लोराइड। ये क्या करते हैं, रंध्रों को खोलने और बंद करने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। ठीक है, देखिए आज जो हम आप सबसे पहले जो चर्चा करने जा रहे हैं, ये हमने लास्ट वीडियो में आपसे चर्चा की थी। आज जो हम आपसे बात करेंगे वो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, और वो टॉपिक है कि पादप पोषण में, पादपों के पोषण में वृहद पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्वों की क्या भूमिका है। व्हाट इज द रोल ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट। ठीक है, तो इस पॉइंट पर आज हम आपसे क्या करने जा रहे हैं, चर्चा करने जा रहे हैं। आइए देखिए, लेसन नंबर 8, मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट, मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, पादपों में खनिज पोषण। और आज का जो हमारा टॉपिक है, रोल ऑफ मैक्रो एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स। पादपों में वृहद पोषक तत्वों एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों के, सूक्ष्म पोषक तत्वों की भूमिका, रोल ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स। पादपों में इन वृहद पोषक तत्वों और सूक्ष्म पोषक तत्वों की क्या भूमिका होती है, इस पर हम आपसे चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए अनिवार्य तत्वों की संख्या 17 होती है, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। और अनिवार्य जो पोषक तत्व होते हैं, ठीक है, ये अनिवार्य पोषक तत्व जो होते हैं वो पादपों की जो कार्य की होती है, ठीक है, पादपों की कार्य की को सर्वाधिक रूप से प्रभावित करते हैं, पादपों की फिजियोलॉजी को। ठीक है, जैसे पादपों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, श्वसन की क्रिया होती है, रंध्रों के खुलने बंद होने की क्रिया होती है, ठीक है, जल अवशोषण की क्रिया होती है, विभिन्न प्रकार की जो पादपों में कार्य की क्रियाएं होती हैं, उन कार्य की क्रियाओं में ये पोषक तत्व क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। ठीक है, तो अनिवार्य जो पोषक तत्व होते हैं वो पादपों की विभिन्न जो कार्य की क्रियाएं होती हैं, उन कार्य की क्रियाओं में क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। और ये तत्व क्या करते हैं, कोशिका झिल्ली की पारगम्यता। ठीक है, ये वह पोषक तत्व होते हैं या सूक्ष्म जो पोषक तत्व होते हैं वो कोशिका झिल्ली की पारगम्यता। ठीक है, कोशिका झिल्ली की पारगम्यता को क्या करते हैं भैया, पारगम्यता को बनाए रखने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। परासरण दाब का क्या करते हैं, नियंत्रण करने का कार्य करते हैं। परासरण दाब का क्या करता है, नियंत्रण करते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है, ये पोषक तत्व जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र के रूप में क्या करते हैं, कार्य करते हैं। किसमें कार्य करते हैं, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र के रूप में क्या करते हैं, कार्य करते हैं। मैंने आपको बताया ये पादपों की विभिन्न जो जैव रासायनिक क्रियाएं होती हैं उनमें एंजाइम जो होते हैं, उन एंजाइमों का संतुलन बनाए रखने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। अर्थात जो जैव रासायनिक क्रियाओं को एंजाइमों की सहायता से जो पूरा किया जाता है, तो उनको पूरा करने के लिए उन एंजाइमों को सक्रिय बनाए रखने का जो कार्य किया जाता है
वो इन्हीं वृहद पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्वों के द्वारा क्या है किया जाता है। खाद्य पदार्थों का जो संग्रह होता है वो खाद्य पदार्थों का संग्रह भी इन्हीं वृहद पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्वों के द्वारा किया जाता है। साथ में जो बफर कार्य होते हैं, ठीक है, उन बफर कार्यों में भी इनकी क्या होती है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, वृहद पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्वों की भूमिका होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि पादपों में वृहद पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं वो कोशिका की पारगम्यता, परासरण नियमन, ऊर्जा परिवहन तंत्र, खाद्य पदार्थों का संग्रह, जैव रासायनिक क्रियाएं तथा बफर कार्यों को पूर्ण करने में महत्वपूर्ण भूमिका क्या करता है, निभाने का कार्य करता है। देखिए अनिवार्य जो पोषक तत्व होते हैं उनकी उपलब्धता, अनिवार्य पोषक तत्व मृदा में कितनी उपलब्धता है, उनकी क्या उपयोगिता है, उनकी कमी से या उनकी अधिकता से पादपों पर किस प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं, उन प्रभावों का अध्ययन हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। हम देखिए यहाँ पर 17 अनिवार्य पोषक तत्वों की उपलब्धता के बारे में बात करेंगे, उनकी उपयोगिता के बारे में बात करेंगे, उनकी कमी या अधिकता हो जाएगी तो पादपों पर, ठीक है, पादपों की संरचना पर या उनके कार्य की पर या उनके आकार की और कार्य की पर क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे, उन सभी प्रभावों पर हम यहाँ पर संक्षिप्त में इस चैप्टर के अंदर क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। देखिए सबसे पहला बिंदु जो है, हम 3 खनिज तत्वों की बात करने जा रहे हैं, ठीक है। 3 खनिज तत्व कौन से हैं उन पर हम बात करने जा रहे हैं, और वो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये 3 खनिज तत्व हैं। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये 3 खनिज तत्वों की हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। ये तीनों खनिज तत्व होते हैं, वो मैंने आपको पहला बताया कि इन तीनों खनिज तत्वों को अखनिज तत्व भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये तीनों क्या है, अखनिज पोषक तत्व होते हैं, अखनिज पोषक तत्व होते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये तीनों क्या है, अखनिज पोषक तत्व होते हैं। और अखनिज पोषक तत्वों की संख्या कितनी होती है, 3 होती है, आपको ये भी पता लग गया। मैं आपको बता चुका हूं कि अखनिज जो पोषक तत्व होते हैं वो कहां से प्राप्त होते हैं, वायुमंडल से प्राप्त होते हैं, और किससे प्राप्त होते हैं, जल से प्राप्त होते हैं। अखनिज पोषक तत्व जो होते हैं वो पौधे को वायुमंडल से प्राप्त होते हैं, और किससे प्राप्त होते हैं, जल से क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। पौधे में यदि इन तत्वों की क्या हो जाए, न्यूनता, ठीक है, प्राय होती नहीं है, यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन तीनों तत्वों की कभी भी कमी पादपों को नहीं होती है, ठीक है। 99.99% पादपों को कभी भी इन तीनों तत्वों की कमी नहीं आती है, क्योंकि वायुमंडल में तीनों तत्व होते हैं वो प्रचुर मात्रा में क्या है, पाए जाते हैं। तीनों तत्व कैसे पाए जाते हैं, प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। आपको मैं बता दूं ये तीनों तत्वों का महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है पादपों में। भाई कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये 3 तत्व है, इनकी क्या महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये तीनों तत्व होते हैं वो पादपों में क्या करते हैं, एक तो कोशिका भित्ति के निर्माण में सहायक होते हैं। ये तीनों तत्व होते हैं वो कोशिका भित्ति के निर्माण में सहायक होते हैं। दूसरा, ये पादपों में जीव द्रव के निर्माण में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। अर्थात ये तीनों अखनिजी तत्व पादपों में, यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीनों खनिजी तत्व पादपों में कोशिका भित्ति और जीव द्रव के निर्माण की क्रिया में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। कोशिका भित्ति के निर्माण में सहायक होते हैं। दूसरा, किसके निर्माण में सहायक होता है, प्रोटोप्लाज्म के निर्माण के अंदर क्या होते हैं, सहायक होते हैं। पौधे जो होते हैं वो कार्बन को, ठीक है, किसके रूप में, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, किससे प्राप्त करते हैं, वायु के माध्यम से प्राप्त करते हैं। पौधे इस कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। किससे प्राप्त करते हैं, वायुमंडल से प्राप्त करते हैं।
पौधे जो होते हैं वो ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में वायु से प्राप्त करते हैं। ठीक है, पौधे जो है वो हाइड्रोजन को, ठीक है, पौधे जो है वो हाइड्रोजन को जल के रूप में किससे प्राप्त करते हैं? मृदा से या भूमि से क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। ठीक है, आपको पता लग गया है कि पौधे जो है वो कार्बन तत्व को कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में वायु से प्राप्त करते हैं, पौधे जो है वो ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में वायु से प्राप्त करते हैं, पौधे जो हैं वो हाइड्रोजन को, ठीक है, जल के रूप में किससे प्राप्त करते हैं? भूमि से, मृदा से क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। दो बिंदु आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा बिंदु पर मैं बात कर रहा हूं, ये सभी कार्बनिक पदार्थों में क्या है? पाए जाते हैं, यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये सभी कार्बनिक पदार्थों के अंदर क्या है? पाए जाते हैं। कौन कौन से? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं, ये सभी कार्बनिक पदार्थों के अंदर क्या है? पाए जाते हैं। अर्थात ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और जो वसा होते हैं उनके महत्वपूर्ण क्या होते हैं? घटक होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के क्या होते हैं? ये तीनों महत्वपूर्ण घटक होते हैं। भाई कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यानी कि संयोजन से ही किसका निर्माण होता है? कार्बोहाइड्रेटों का क्या होता है? निर्माण होता है। बात समझ में आ गई? ये हमने आपसे बात कर ली है इन्हीं तीनों तत्वों के बारे में, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तीनों अखनिज पोषक तत्व होते हैं जो वायुमंडल और जल से पौधे इन्हें प्राप्त करते हैं। ठीक है, ये तीनों तत्व होते हैं वो कोशिका भित्ति और प्रोटोप्लाज्म के निर्माण में, पादपों में सहायक होते हैं। और इन रूपों में क्या है? पौधे क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। ये सभी क्या होते हैं? कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के महत्वपूर्ण क्या होते हैं? घटक होते हैं। देखिए, तीन खनिज तत्वों के बाद हम बात कर रहे हैं चौथे खनिज तत्व के बारे में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो है नाइट्रोजन। देखिए, चौथे खनिज तत्व पर बात कर रहे हैं जिसका नाम है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन, इसको N के द्वारा हम प्रदर्शित कर रहे हैं। देखो, पौधे जो होते हैं वो सर्वाधिक रूप से नाइट्रोजन को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। किसको ग्रहण करते हैं? सबसे ज्यादा पौधों को आवश्यकता होती है तो नाइट्रोजन की होती है। सबसे ज्यादा ग्रहण करते हैं पौधे तो नाइट्रोजन को अवशोषित करते हैं, नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं। आपको मैं बता दूं, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा 78% पाई जाती है। वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन पाई जाती है, परंतु जो पौधे होते हैं, ठीक है, पौधे जो होते हैं वो इस स्वतंत्र नाइट्रोजन को ग्रहण करने में सक्षम नहीं होते। इसलिए पौधे क्या करते हैं? इस नाइट्रोजन को, इस वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट में क्या करते हैं? परिवर्तित करते हैं। कभी कभार ये अमोनियम में भी उस नाइट्रोजन को क्या कर देते हैं? परिवर्तित कर देते हैं। तो पौधे नाइट्रोजन को, वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन को ग्रहण नहीं कर पाते, इसलिए वो उस नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट में परिवर्तित करके पौधे क्या करते हैं? उस नाइट्रोजन को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। पौधे जो नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं वो किससे ग्रहण करते हैं? मृदा के द्वारा क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। किसके द्वारा ग्रहण करते हैं? मृदा के द्वारा क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। अब मैं बात करता हूं कि नाइट्रोजन पादपों के अंदर कौन कौन सी ऐसी क्रियाओं को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। नाइट्रोजन जो होता है, इसी नाइट्रोजन के कारण पादपों में रंध्र क्या होते हैं? खुलते और क्या होते हैं? बंद होते हैं। रंध्र खुलने और बंद करने का जो कार्य किया जाता है वो नाइट्रोजन के द्वारा ही किया जाता है। तो नाइट्रोजन जो खनिज तत्व होता है, ये नाइट्रोजन खनिज तत्व पादपों में क्या काम करने में सहायक होता है? रंध्रों के खुलने और बंद होने की क्रिया में क्या होता है? सर्वाधिक रूप से क्या होता है? सहायक होता है।
दूसरी बात मैं बात कर रहा हूं कि पौधे जो होते हैं वो पौधे को नाइट्रोजन की सर्वाधिक रूप से क्या होती है, आवश्यकता होती है। पौधे की वृद्धि के लिए यानी कि खास तौर से जो विभजोतक होते हैं, कौन से, पौधे के वृद्धिशील जो विभजोतक होते हैं या कलिकाएं होती हैं या जीवित कोशिकाएं होती हैं, इन सभी को नाइट्रोजन की सर्वाधिक आवश्यकता होती है। यानी कि कलिकाओं को, ठीक है, वृद्धिशील जो विभजोतक होते हैं, वृद्धिशील विभजोतक कलिकाएं होती हैं, वृद्धिशील विभजोतक होते हैं, या फिर जो पौधे की जीवित कोशिकाएं होती हैं, उन जीवित कोशिकाओं को सर्वाधिक रूप से नाइट्रोजन की क्या होती है, आवश्यकता होती है। ये दो बिंदु आपको हमने बता दिया। तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है उस पर हम आपसे बात करने जा रहे हैं, वो ध्यान से सुनिए। देखिए, नाइट्रोजन का जो उपयोग है वो पादप किस किस रूप में करते हैं। नाइट्रोजन का उपयोग पौधे जो होते हैं वो प्रोटीन के निर्माण में करते हैं, एमिनो अम्लों के निर्माण में करते हैं, न्यूक्लिक अम्लों के निर्माण में करता है। किसके रूप में करता है, न्यूक्लिक अम्लों के निर्माण में करता है। क्लोरोफिल पर्णहरित के निर्माण में क्या होता है, सहायक होता है। यानी कि नाइट्रोजन जो होता है वो पादपों में एमिनो अम्लों का निर्माण करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है, क्लोरोफिल का संश्लेषण करने में सहायक होता है। ठीक है, प्रोटीन के संश्लेषण में भी ये क्या होता है, सहायक होता है। तो कहने का मतलब है नाइट्रोजन जो होता है वो कई कार्यों में क्या होता है, सहायक होता है। अगर अब हम बात करते हैं कि भाई नाइट्रोजन की अगर मृदा में कमी हो जाए, ठीक है, नाइट्रोजन की मृदा में कमी हो जाए या न्यूनता हो जाए तो उससे क्या लक्षण पौधे के अंदर दिखाई देते हैं। तो नाइट्रोजन की कमी से पादपों में उत्पन्न होने वाले लक्षणों पर आपसे बात करते हैं, डेफिशिएंसी सिम्टम्स पर आपसे बात करता है। ठीक है, न्यूनतम या न्यूनता लक्षण, न्यूनता के लक्षण, न्यूनता के लक्षण किसकी न्यूनता के, नाइट्रोजन की न्यूनता के लक्षण क्या क्या होंगे। ठीक है, डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी सिम्टम्स, SYMPTOMS सिम्टम्स। ठीक है, न्यूनता के क्या लक्षण होंगे। पहली बात आपको समझ में आ गया होगा, यदि नाइट्रोजन का अभाव होगा, ठीक है, पौधे को पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन अगर नहीं मिलेगा, ठीक है, तो क्या होगा, नाइट्रोजन की जब कमी होगी तो पत्तियों में क्या उत्पन्न हो जाती है, पौधे की पत्तियों में हरिमाहीनता उत्पन्न हो जाती है। अर्थात पत्तियों का रंग कैसा हो जाता है, पीला हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि उन पत्तियों में जो क्लोरोफिल होता है, हरिमाहीनता का अर्थ बता रहा हूं, जो क्लोरोफिल होता है, पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है, पर्णहरित के कारण होता है, क्लोरोफिल वर्णक के कारण होता है। और उन पत्तियों के अंदर जब पौधे को नाइट्रोजन उपलब्ध नहीं होगा तो उन पत्तियों के अंदर क्या है, जो पर्णहरित होगा वो पर्णहरित क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। पर्णहरित नष्ट होने पर पत्तियां हरे रंग से पीले रंग में क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। तो पत्तियों में क्या उत्पन्न हो जाती है, हरिमाहीनता क्या हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, और आपको बता दो सबसे पहले हरिमाहीनता किसमें उत्पन्न होती है, पहले पुरानी पत्तियों में होगी। पुरानी पत्तियों के पश्चात जो नई पत्तियों का निर्माण हो रहा है, उन नई पत्तियों में फिर क्या होने लग जाता है, हरिमाहीनता क्या हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, दूसरा है पर्णहरित का जब विघटन होता है, पर्णहरित का क्या होता है, विघटन होता है, पर्णहरित का अपघटन होता है। तो पर्णहरित के अपघटन से एंथ्रोसाइनिन वर्णक का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, एंथ्रोसाइनिन का निर्माण होता है। ये एंथ्रोसाइनिन कैसा होता है, गुलाबी रंग का होता है। पर्णहरित के विघटन से एंथ्रोसाइनिन का निर्माण होता है। और ये एंथ्रोसाइनिन कैसे रंग का होता है, गुलाबी रंग का होता है। इसलिए पौधे की पत्तियां हमें कई बार कैसे रंग की दिखाई देने लगती है, गुलाबी रंग की क्या है, दिखाई देने लगती है। नाइट्रोजन की न्यूनता होने पर पादपों में निम्न लक्षण दिखाई देते हैं। पौधे की पत्तियों में हरिमाहीनता उत्पन्न हो जाती है। सबसे पहले पुरानी पत्तियों में हरिमाहीनता उत्पन्न होती है, फिर किसमें उत्पन्न होती है, नई पत्तियों में हरिमाहीनता उत्पन्न होती है।
दूसरा मैंने बताया पर्णरित के विघटन से एंथ्रोसाइनिन जो वर्णक होता है, कौन सा वर्णक होता है? एंथ्रोसाइनिन वर्णक का निर्माण होता है, जो कैसा होता है? गुलाबी रंग का होता है, जिसके कारण पौधे की पत्तियां कैसी दिखाई देती है? गुलाबी रंग की क्या है? दिखाई देने लग जाती है। तीसरा करैक्टर मैं आपको बताता हूं यहाँ पे कि नाइट्रोजन की कमी से पादपों की कोशिकाओं में कोशिका विभाजन की दर होती है, सेल डिवीजन की दर होती है पादपों में। नाइट्रोजन की कमी से पादपों में कोशिका विभाजन की दर कम हो जाती है। ठीक है, कोशिका विभाजन की दर जब कम हो जाएगी तो पौधे की वृद्धि कैसी होगी भाई? कम हो जाएगी। पौधे की वृद्धि कैसी हो जाती है? कम हो जाती है। और पौधे की जब वृद्धि कम होगी तो पौधा कैसा रह जाएगा? बौना रह जाएगा। तो नाइट्रोजन की कमी से कोशिका विभाजन की दर कम हो जाती है। कोशिका विभाजन की दर कम होगी तो पौधे की वृद्धि कम हो जाएगी। पौधे की वृद्धि कम होगी तो पौधा कैसा हो जाएगा? बौना हो जाएगा। देखिए पौधे के अंदर आपको मैं बता दूं यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की दर कैसी हो जाती है? कम हो जाती है। श्वसन दर कैसी हो जाती है? कम हो जाती है। रेस्पिरेटरी दर कम हो जाती है, जिसके फलस्वरूप पादपों में प्रोटीन संश्लेषण की दर भी कैसी हो जाती है? कम हो जाती है। प्रोटीन संश्लेषण की दर भी कैसी हो जाती है? कम हो जाती है। नाइट्रोजन की कमी से रंध्र खुलने और बंद क्या होंगे? प्रभावित होंगे। रंध्रों के खुलने और बंद होने की क्रिया प्रभावित होगी। प्रकाश संश्लेषण की दर कम होगी, श्वसन की दर कम हो जाएगी, जिसके फलस्वरूप प्रकाश संश्लेषण की यानी कि प्रोटीन संश्लेषण की दर भी कैसी हो जाती है? कम हो जाती है। बात समझ में आ गई? पौधों में जो पुष्पों का निर्माण होता है वो पुष्पन की क्रिया धीरे यानी कि देरी से होगी। पौधों में जो फ्लावरिंग की क्रिया होती है या पुष्पन की जो दर होती है वो कैसे होती है? देरी से होना शुरू हो जाती है। पौधे में पुष्पन की क्रिया कैसे होने लगती है? देरी से होने लग जाती है। ये नेक्स्ट कमी है नाइट्रोजन की कमी से कि पुष्पन की दर कैसी हो जाती है? कम हो जाती है। और पादपों के अंदर जो पार्श्व कलिकाएं होती हैं उन पार्श्व कलिकाओं की जो प्रसुप्तियां होती हैं उनमें क्या होने लग जाती है? वृद्धि होने लगती है। नाइट्रोजन की कमी से पौधे की पार्श्व कलिकाओं की प्रसुप्ति में क्या होती है? वृद्धि होती है। ये क्या है? नाइट्रोजन की न्यूनता से पादपों के अंदर ये लक्षण देखे जा सकते हैं। पत्तियों में हरिमाहीनता हो जाती है। पर्णरित के विघटन से एंथ्रोसाइनिन वर्णक का निर्माण होता है, जिसके कारण पत्तियां गुलाबी रंग की दिखाई देने लगती है। कोशिका विभाजन की दर नाइट्रोजन की कमी से कम हो जाती है, जिसके फलस्वरूप पौधे की वृद्धि कम हो जाती है। पौधे की वृद्धि कम होने पर पौधे का आकार बौना रह जाता है। पौधे में प्रकाश संश्लेषण की दर, श्वसन की दर कम हो जाती है, जिससे प्रोटीन संश्लेषण की दर भी कम हो जाती है। पुष्पन की दर कैसी हो जाती है? पुष्पन की क्रिया देरी से होती है। और पादपों में ठीक है पार्श्व कलिकाएं जो होती हैं उनकी प्रसुप्तियों में वृद्धि होती है। ये सभी कारण किसके कारण होता है? नाइट्रोजन की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? नाइट्रोजन की कमी से होता है। अब तक हम आपसे 4 ठीक है अनिवार्य पोषक तत्वों पर आपसे चर्चा कर चुके हैं। नेक्स्ट अनिवार्य तत्व पर हम चर्चा करने जा रहे हैं और वो है फास्फोरस। देखिए ये आज जो हम चर्चा करेंगे केवल 5 ही खनिज तत्वों पर बात करेंगे और वो है नेक्स्ट, जिसका नाम है फास्फोरस। ठीक है, इसको हम प्रतीक चिन्ह के रूप में P के द्वारा क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। देखिए फास्फोरस पर आपसे हम बात कर रहे हैं। फास्फोरस क्या है? पौधे जो होते हैं वो नाइट्रोजन के बाद सर्वाधिक रूप से जो ग्रहण करते हैं वो किसको ग्रहण करते हैं? फास्फोरस को अवशोषित करते हैं। और आपको बता दें पौधे के लिए फास्फोरस का मुख्य स्रोत जो होता है वो मृदा होती है। पौधे जो होते हैं वो फास्फोरस को कहां से अवशोषित करते हैं? मृदा से अवशोषित करते हैं। क्लियर बात? मैंने यहाँ पे 2 बातें की कि पौधे जो होते हैं वो नाइट्रोजन के बाद सबसे ज्यादा नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं। नाइट्रोजन के बाद जो ग्रहण करते हैं वो फास्फोरस को ग्रहण करते हैं। और फास्फोरस को कहां से ग्रहण करते हैं? वो मृदा से क्या करते हैं? उस फास्फोरस को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। ठीक है,
ये दो बातें आपको समझ में आ जानी चाहिए। देखिए तीसरी बात मैं कर रहा हूं कि पौधे के अंदर जो फास्फोरस की कुल मात्रा होती है, पौधे में फास्फोरस की जो कुल मात्रा होती है वो उसके शुष्क भार के कितनी होती है, पौधे के शुष्क भार के 0.2 से लेकर के 0.8% तक होती है। पौधे में फास्फोरस की मात्रा उसके शुष्क भार के 0.2 से लेकर के 0.8% तक फास्फोरस की मात्रा पौधे के अंदर क्या है, पाई जाती है। देखिए पौधे जो होते हैं वो फास्फोरस को किसके रूप में ग्रहण करते हैं, पौधे जो होते हैं वो फास्फोरस को अकार्बनिक पदार्थों के रूप में, अकार्बनिक, ठीक है, पदार्थों के रूप में ग्रहण करते हैं। पौधे जो होते हैं वो फास्फोरस को अकार्बनिक फास्फेट के रूप में क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। किसके रूप में ग्रहण करते हैं, अकार्बनिक फास्फेट के रूप में क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। पौधे हैं वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट और कभी कभार अमोनियम के रूप में क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। ऐसे ही पौधे जो होते हैं वो फास्फोरस को अकार्बनिक फास्फेट के रूप में क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। किसके रूप में ग्रहण करते हैं, अकार्बनिक फास्फेट के रूप में ग्रहण करते हैं। देखिए पौधे जब अकार्बनिक फास्फेट को ग्रहण करते हैं साथ में उनमें कार्बनिक फास्फेट भी पाया जाता है। मैं आपको बता दूं पौधों में अकार्बनिक फास्फेट को तो ग्रहण करते हैं, साथ में उनमें कार्बनिक फास्फेट भी पाया जाता है। परंतु मैं आपको बता दूं पौधे जब फास्फोरस को फास्फेट के रूप में ग्रहण करते हैं तो ग्रहण करने के पश्चात पादपों में फास्फोलिपिड, पादपों के अंदर फास्फोलिपिड का क्या होता है, निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, फास्फोलिपिड का निर्माण होता है। कोएंजाइमों का निर्माण होता है, ठीक है, कोएंजाइम का निर्माण होता है। एनएडीपी का निर्माण होता है। एनएडीपी का क्या होता है, निर्माण होता है। एनएडी और एनएडीपी के पूरे नाम सुन लीजिए। एन का अर्थ होता है निकोटिनेमाइड, निकोटिनेमाइड। ए का अर्थ होता है एडिनिन। डी का अर्थ होता है डाई न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। और यहां पे क्या लग रहा है, इस वाले में पी, एनएडी का पूरा नाम यहां तक सेम हो जाएगा और फिर पी का अर्थ यहां पे लिख देंगे फास्फेट, फास्फेट। एटीपी एडिनोसिन ट्राइफास्फेट, एडिनोसिन ट्राइफास्फेट। हम बात कर रहे थे कि पादप जो होते हैं वो फास्फोरस को फास्फेट के रूप में क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, ठीक है। फास्फोरस को ग्रहण करने के पश्चात फास्फोरस जो होता है वो फास्फोलिपिड, कोएंजाइम, एनएडीपी और एटीपी, ठीक है। एनएडीपी और एटीपी के क्या होते हैं, मुख्य घटक होते हैं। फास्फोरस जो होता है वो फास्फोलिपिड, कोएंजाइम, एनएडीपी और एटीपी का क्या होता है, मुख्य क्या होता है, घटक होता है। मैंने आपको यहां तक बताया। ये कोएंजाइम होते हैं, एनएडी होता है, एनएडीपी होता है और एटीपी होता है, ठीक है। ये क्या करते हैं, पादपों में ऑक्सीकरण और अपचयन, ठीक है। कोएंजाइम, एनएडीपी और एटीपी, ठीक है, इनकी आवश्यकता किसमें होती है, ऑक्सीकरण और अपचयन की क्रियाओं में होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सहायक होते हैं। साथ में ये किसके अंदर सहायक होते हैं, श्वसन की क्रिया में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। मैंने आपको बताया ये कोएंजाइम, एनएडीपी और एटीपी ये चारों किसमें सहायक होते हैं, ये ऑक्सीकरण और अपचयन की क्रिया में सहायक होते हैं। ऑक्सीकरण और अपचयन की क्रिया में क्या होता है, सहायक होता है, ठीक है। पादपों में ऑक्सीकरण और अपचयन की क्रिया इन्हीं चार तत्वों के द्वारा होती है, ठीक है। और ये चारों पांचों किसके घटक होते हैं, फास्फोरस के घटक होते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया इन्हीं के द्वारा पादपों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। इन्हीं के द्वारा पादपों में किसकी क्रिया होती है, श्वसन की क्रिया होती है,
तो फास्फोरस के मुख्य घटक कौन से होते हैं? फास्फोलिपिड, कोएंजाइम, एनएडी, एनएडीपी, एटीपी। ये तो फास्फोरस के घटक है, जिनमें से कोएंजाइम, एनएडी, एनएडीपी और एटीपी, ये तीनों चारों क्या काम करते हैं? पादपों में ऑक्सीकरण और अपचयन की क्रिया में सहायक होते हैं, पादपों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सहायक होते हैं, और पादपों में श्वसन की क्रिया में क्या होते हैं? ये सहायक होता है। क्लियर बात हो गई। अब हम बात करते हैं फास्फोरस की कमी के लक्षण या फास्फोरस की न्यूनता के लक्षण। ठीक है, किसके लक्षण? न्यूनता के लक्षण। डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी सिम्टम्स। देखिए फास्फोरस की कमी से कौन कौन से लक्षण पादपों के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। देखिए फास्फोरस की जो कमी अगर पादपों में हो जाती है, फास्फोरस खनिज तत्व की जब पादपों में कमी हो जाती है तो पौधे की सामान्य वृद्धि नहीं होती है। क्या नहीं होती है? पौधे के अंदर क्या नहीं हो पाती है? नंबर 1, पौधे के अंदर सामान्य रूप से क्या नहीं होती है? वृद्धि नहीं होती है। नंबर 1 बात है, पौधे के अंदर क्या नहीं हो पाती है? सामान्य रूप से वृद्धि नहीं हो पाती है। ठीक है, अर्थात पौधे की जब सामान्य रूप से वृद्धि नहीं होगी तो पौधे कैसे हो जाते हैं? बौने हो जाते हैं। और दूसरी बात है, ऐसे पौधे जो होते हैं उनकी पत्तियां जो होती हैं वो गहरे हरे रंग की हो जाती है। कैसे हो जाती है? गहरे हरे रंग के दिखाई देते हैं। तो ऐसे पौधे गहरे हरे रंग के क्या होते हैं? दिखाई देते हैं। ठीक है, ऐसे पौधे की पत्तियां गहरे हरे रंग की क्या होती है? दिखाई देती है। देखिए फास्फोरस की कमी से, ठीक है, पौधे की जो पत्तियां होती हैं, ठीक है, उनके तना होता है, उस पौधे की पत्ती और तने के अंदर एंथ्रोसाइनिन वर्णक का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। फास्फोरस की कमी से पौधे के तने, ठीक है, और उनकी पत्तियों में एंथ्रोसाइनिन वर्णक का निर्माण होता है। एंथ्रोसाइनिन वर्णक के कारण मैंने आपको बताया कि पौधे की पत्तियां कैसी दिखाई देती है? गुलाबी रंग की क्या है? दिखाई देने लगती है। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको बता दूं, यहां पर जो पौधा होता है उसमें पुष्पन की क्रिया क्या है? रुक जाती है। पौधों में पुष्पन की क्रिया क्या हो जाती है? अगर फास्फोरस की कमी होगी तो पौधे के अंदर फूलों के निर्माण जो होगा वो बहुत ही धीमी गति से होगा। अर्थात एक स्थिति ऐसे आएगी, पादपों में पुष्पन की क्रिया क्या हो जाती है? अवरुद्ध हो जाती है। ठीक है, पुष्पन की क्रिया क्या हो जाती है? अवरुद्ध हो जाती है। पुष्पन की क्रिया कैसे हो जाती है? फास्फोरस की कमी से पुष्पन की क्रिया अवरुद्ध हो जाती है, अर्थात रुक जाती है। ऐसे पौधे की जो पत्तियां होती हैं जिनमें फास्फोरस की कमी हो जाती है तो वो पत्तियां कैसी हो जाती है? विकृत हो जाती है। कहीं पे मोटी हो जाती है, कहीं पर उन पे क्या है? जगह जगह धब्बे पड़ जाते हैं, स्पॉट बन जाते हैं। ठीक है, खाकी रंग के, सफेद रंग के क्या है? धब्बे से जगह जगह देखने के लिए मिलते हैं। उनकी जो पत्तियां होती हैं और उनके फल होते हैं उनमें क्या होते हैं? नेक्रोटिक। नेक्रोटिक का अर्थ होता है उनके ऊतक क्या होने लग जाते हैं? क्षय होने लग जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे पादप जिनके अंदर फास्फोरस की कमी हो जाती है उनके फलों के अंदर, उनकी पत्तियों के अंदर ऊतक क्षय होने लग जाता है। ठीक है, किसका क्षय होने लग जाता है? ऊतकों का क्षय होने लग जाता है। ये सारे लक्षण किसके कारण दिखाई देते हैं? फास्फोरस की न्यूनता के कारण पादपों में देखने के लिए मिलते हैं। देखिए आज हमने आपको वृहत और सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्वों की पादपों में क्या महत्वपूर्ण भूमिका है, उनके 5 अनिवार्य तत्वों पर हमने आज आपसे बात कर ली है। अभी हमारे 12 अनिवार्य तत्व और शेष रहे हैं जिनको हम 1 या 2 वीडियो के अंदर आपको समाप्त कर देंगे। टिल देन टेक केयर बाय कोरोना, बी सेफ एंड बी हैप्पी एट योर होम। थैंक्स वेरी मच।